वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉय रीइंकार्नेटेड इनटू डीमन वर्ल्ड के न्यू एपिसोड 35 में। होप आप सभी अच्छे होंगे और सेकंड चैनल पर जो सीरीज चल रही है उसे भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। अब आगे उसे नहीं पता था कि वह किस तरह का जानवर था या उसकी क्या काबिलियत थी, लेकिन बंदरों का झुंड बिना अल्फा मेल के नहीं रह सकता, जैसे भेड़ियों का झुंड बिना अल्फा भेड़िए के नहीं रह सकता। हर स्पीशीज का एक लीडर होता है, जब वह लीडर मर जाता है तो दूसरा लीडर आता है। और इस आइलैंड पर इतने सारे बंदर थे कि उन्हें पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता था। उन्हें खत्म करने के बजाय इस अल्फा मेल को काबू में करना और उसे बंदरों को संभालने देना बेहतर होगा, खासकर जब उसने अभी अभी देखा था कि ये बंदरों के सिर वाले फल इन बंदरों ने ही लगाए या उगाए थे। बंदरों ने उन पर इसलिए हमला किया क्योंकि वे बंदरों के सिर वाले फलों को बिना सोचे समझे तोड़ रहे थे। सारे बंदरों के सिर वाले फल तोड़ने के बाद वे उन्हें दोबारा नहीं लगाते थे, बाकी काम बंदरों पर छोड़ देते थे। इन बंदरों को काबू में करना और बंदरों के सिर वाले फल उगाने में उनकी मदद करना बेहतर होगा। किसी जानवर को काबू में करना बहुत मुश्किल काम था। हर जानवर की पर्सनैलिटी अलग होती थी और उन्हें काबू में करने का तरीका भी अलग होता था। हर जानवर को विवि जितना आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसका इरादा इस अल्फा मेल को काबू में करने का नहीं था। इसके बजाय वह विवि को खुद को काबू में करने देगा। एक इंसान को जानवर को काबू में करने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक जानवर को दूसरे को काबू में करने के लिए उन्हें बस काबू में करने की जरूरत थी। चेन फैन वहां नहीं रुका, इसके बजाय वह वांग माजी और दूसरों को हाई स्पीड रेल एग्जिट की ओर ले गया। ग्रुप ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए गोलियां लेना शुरू कर दिया, जबकि वह इधर उधर घूमता रहा। बंदरों के अलावा उसे आइलैंड पर कोई और मूल निवासी नहीं मिला था। बंदरों का मुख्य खाना मंकी हेड फ्रूट लगता था, जो काफी शानदार था। उसे बाजार में एक भी मंकी हेड फ्रूट, एक दुर्लभ और कीमती खजाना, की सही कीमत नहीं पता थी। उसने इसे बिकते नहीं देखा था, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि हर एक की कीमत कम से कम 2 या 3 हजार घोस्ट स्टोन होगी। ये बंदर दिन में सिर्फ एक ही खाते थे, क्या बर्बादी है। तभी चैन फैन ने अचानक वेई वेई को देखा। उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और वह उसकी ओर अकड़ कर आ रहा था। उसके बगल में एक थोड़ा डरपोक बंदर राजा चल रहा था, जिसके हाथ में एक चिकन लेग था। ये चिकन लेग उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। ये वही चिकन लेग था जो फैन युजाओ ने बनाया था। वेई वेई ने धीमी आवाज में गुर्राया, जैसे यह बता रहा हो कि उसने उन्हें कामयाबी से काबू कर लिया है। चैन फैन बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े मगरमच्छ और बंदर को घूर रहा था। उसे मोटे तौर पर पता था कि वेई वेई ने उन्हें कैसे काबू किया था। शायद पहले उन्हें पीटकर काबू में किया होगा और फिर उन्हें अपनी प्यारी चिकन लेग देकर। तब बंदर राजा को यकीन हो गया। यह साफ था कि बंदर राजा को उसके हाथ में चिकन लेग बहुत पसंद आया। उसे यह भी लगा कि वेई वेई को इतनी स्वादिष्ट ट्रीट देने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी ठीक होता। आखिर इस आइलैंड पर खाने के लिए और कुछ था भी नहीं। वैसे भी वेई वेई ने बंदर राजा को जीतने का यह तरीका कहां से सीखा? एक पिटाई के बाद एक ट्रीट, ये तरीका कितनी आसानी से इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, चैन फैन मुस्कुराया। खैर, यह मामला सुलझ गया। वेई वेई, क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो कि क्या आइलैंड पर आमतौर पर बंदरों की खोपड़ी खाई जाती है? क्या वे बंदरों की खोपड़ी उगाते हैं? बस उनसे आइलैंड के बारे में पूछो, या आइलैंड पर कोई और लोग भी हैं। वह वेई वेई से आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज से नॉर्मल बात कर सकता था, लेकिन वह इस बंदर राजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन चिंता मत करो, वेई वेई कर सकता था। बंदर राजा की तरफ मुड़कर वेई वेई तुरंत समझ गया और धीरे से गुर्राया। बंदर राजा ने तुरंत अपने हाथ हिलाए और इशारा किया। जल्द ही वेई वेई ने फिर से धीरे से गुर्राया। चैन फैन सोच में पड़ गया। उसने थोड़ा सिर हिलाया। वेई वेई ने जो जानकारी दी उससे उसे पता चला कि यह आइलैंड बहुत बहुत लंबे समय से खाली पड़ा था। वे इस छोटे से आइलैंड पर उतरने वाले इंसानों की पहली लहर थे और किसी भूत ने इस पर कदम नहीं रखा था। यह थोड़ा अजीब था। समुद्र में बहुत सारे भूत थे, लेकिन कोई भी इस आइलैंड पर नहीं उतरा था। असल में उसके मन में हमेशा एक सवाल था, इस आइलैंड पर इतने सारे कुदरती अजूबे कैसे बने? ये कुदरती तौर पर तो नहीं बना होगा, है ना? ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें लगाया था, लेकिन अगर किसी ने उन्हें लगाया था तो किसी ने उन्हें काटा क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पुरानी ताकत ने उन्हें लगाया हो और उन्हें काटने से पहले ही एक भूतिया घोंसले ने खत्म कर दिया हो? अब उसे जवाब पता था। इन बंदरों ने उन्हें उगाया था। इन बंदरों का मुख्य काम पेड़ लगाना था, खासकर मंकी हेड फ्रूट। यह फल उनका मुख्य खाना था। एक मंकी हेड फ्रूट उन्हें एक दिन के लिए पेट भरने के लिए काफी था। अब उसने जो कुछ भी देखा वह इन बंदरों की सालों की मेहनत का नतीजा था। दूसरे शब्दों में वे कुछ कुछ डाकुओं जैसे थे जो किसी के मेहनत से उगाए गए इलाके पर हमला कर रहे थे, लेकिन इसे असल में लूट नहीं कहा जा सकता था। चेन फैन ने अपने सामने का सीन अजीब से एक्सप्रेशन से देखा। इसी समय मंकी किंग दहाड़ा और आइलैंड से सभी बंदरों और उनके बच्चों को अपनी तरफ बुलाया ताकि वेई वेई उसे पहचान सके। वेई वेई अपने मुंह से एक चिकन लेग थूकेगा और हर बंदर को बांटेगा। जैसे ही हर बंदर ने चिकन लेग खाया, उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। साफ था यह चीज उस मंकी हेड फ्रूट और मछली से कहीं ज्यादा टेस्टी थी जो वे पहले खाते थे। वे एक्साइटेड होकर वेई वेई के सामने खड़े हो गए, सिर हिला रहे थे और झुक रहे थे। बंदरों का यह ग्रुप जो अभी बहुत हिंसक लग रहा था, अब बहुत शांत, यहाँ तक कि कुछ हद तक बात मानने वाला भी लग रहा था। चेन फैन काफी देर तक चुप रहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वेई वेई दूसरे अजीब जानवरों को काबू करने में इतना माहिर होगा। वेई वेई के उन्हें काबू करने के बाद वह चेन फैन की तरफ देखने के लिए मुड़ा और गुर्राया। बंदर तुरंत अलर्ट हो गए। चेन फैन के सामने एक लाइन में खड़े हो गए
और एक साथ झुकने लगे। वह समझ गया कि वेई वेई क्या मैसेज दे रहा था। हालांकि वह उनका लीडर था, लेकिन उसका भी एक लीडर था उसका, चलो उसे चेन फैन कहते हैं। वेई वेई फिर गुर्राया। चेन फैन ने आह भरी। बहुत बढ़िया, उसने कुछ इमोशन के साथ कहा, जब हम वापस आएंगे तो मैं एक बीस्ट पैवेलियन बनाऊंगा। वेई वेई तुम पैवेलियन मास्टर होगे, अब से तुम एक्सोटिक बीस्ट से जुड़े सभी मामले संभालोगे। वेई वेई को उनसे निपटने का बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे हम डेवलप होंगे, हमारा सामना निश्चित रूप से और एक्सोटिक बीस्ट से होगा, तभी वेई वेई की जरूरत होगी। लगभग 1 घंटे तक घूमने के बाद चेन फैन और उसका ग्रुप हाई स्पीड रेल स्टेशन पर लौट आया। वे पहले ही वापस आ चुके थे। बंदर अभी भी मंकी हेड फ्रूट चुनने में बिजी थे। अगले दिन ताजे गर्म स्वादिष्ट ब्रेस्ड मीट के साथ उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सफर लंबा था और जब तक वे ब्रीडिंग ग्राउंड पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। हाई स्पीड रेल नहीं रुकी। पोर्ट से निकलने के बाद वह रात में सीधे तेजी से ब्रीडिंग ग्राउंड पहुंची। इस बीच ज़्याओ कियू, जिसे पहले ही खबर मिल चुकी थी और वह तैयार था, कैंप से निकला। उसके हाथ में एक बीस्ट पैवेलियन मास्टर का आइडेंटिटी टोकन था, एक खास तौर पर बनाया गया आइडेंटिटी टोकन जो वेई वेई के अगले पंजे पर स्पिरिट आर्मर में एकदम फिट बैठता था। आमतौर पर अगर इसे दूर रखा जाए तो इसे निगला जा सकता था, या अगर नहीं तो स्पिरिट आर्मर में रखा जा सकता था। वेई वेई बहुत उत्साहित लग रहा था, टोकन पकड़े हुए और अपनी पूंछ जमीन पर मार रहा था। चेन फैन ने वेई वेई को पूंछ मारते हुए देखा और बेबस होकर मुस्कुराया। यह ज्यादा का वेई वेई को दिया गया काम था, एक नया बीस्ट पैवेलियन बनाना और उसे इसका मास्टर बनाना जो ब्रीडिंग के सभी पहलुओं की देख रेख करे। जल्द ही रात बीत गई और सुबह हो गई। चेन फैन ने कुछ सामान पैक किया। एक लंबी यात्रा की तैयारी में उसे पानी के नीचे सुरंग बनाना जारी रखना था। पानी के नीचे सुरंग अभी अपने पहले स्टेज में थी, जो सिर्फ आइलैंड तक जाती थी। नए कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। ये दुर्लभ खजाने ब्रीडिंग के लिए कीमती होते हुए भी अपनी असली कीमत निकालने के लिए काफी घोस्ट स्टोन की जरूरत थी, और आइलैंड से ब्रीडिंग ग्राउंड तक का सफर पहले से ही काफी लंबा था। आने जाने में बहुत समय लगता है, इसलिए उसे कुछ समय के लिए आइलैंड पर रुकना होगा। वह वहां एक सादा कैंप लगाएगा और वेई वेई के साथ पानी के नीचे सुरंग खोदना जारी रखेगा, जिससे रोज आने जाने का समय बचेगा। जाने से पहले लंगड़ा बंदर उसके साथ जाएगा और वांग कुई बेस की रखवाली करेगा। लॉर्ड प्रिजनर, वांग कुई हिचकिचाया, क्या हमें ब्रीडिंग कम्युनिकेशन प्लान को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए? चेन फैन ने थोड़ा सिर हिलाया। यह जरूरी नहीं है। अगर हम न्यू कॉन्टिनेंट पर काफी घोस्ट स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं तो हो सकता है कि हम ब्रीडिंग कम्युनिकेशन प्लान को पब्लिक में अनाउंस न करें। यह हमारा एक्सक्लूसिव ब्रीडिंग मेथड बन जाएगा। अगर कोई जरूरी खबर हो तो बस टेलीपैथी का इस्तेमाल करें। हाँ, उसने पहले कहा था कि अगर कोई होप आइलैंड से ब्रीडिंग एरिया में सच में मैसेज भेज सके तो वह उस व्यक्ति को अमेजिंग मानेगा। होप आइलैंड इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। इतनी लंबी दूरी की वजह से आम टेलीपैथी सर्विस पूरी तरह बेकार हो जाती है, लेकिन वह कर सकता है। बेशक ब्रीडिंग एरिया में सिग्नल टावर है, उन्हें समुद्र की सतह पर नहीं रखा जा सकता। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे जमीन पर रखना होगा, लेकिन क्योंकि वेई वेई पानी के नीचे एक टनल खोद सकता है, इसीलिए एक खास टनल नोड पर एक बड़ा गड्ढा खोदकर सिग्नल टावर लगाना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। इस समय आइलैंड टनल के बीच वाले हिस्से में एक सिग्नल टावर लगाया गया है। होप आइलैंड और ब्रीडिंग तुरंत बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी भी हो तो वह तुरंत खबर पा सकता है और जवाब देने की हिम्मत कर सकता है। ब्रीडिंग अब बारिश के मौसम वाली कमजोर ताकत नहीं रही। ब्रीडिंग के अलग अलग रिसोर्स धीरे धीरे फिर से भर गए हैं। समुद्री एम्ब्रियो और पहाड़ी एम्ब्रियो जैसे कई दुर्लभ खजानों को स्टोर करके ठीक से सुरक्षित रखा गया है। चेन फैन ज्यादा देर नहीं रुका। वांग कुई को कुछ और निर्देश देने के बाद वह लंगड़े बंदर, वेई वेई और दूसरों को लेकर आइलैंड की यात्रा पर निकल पड़ा। हाई स्पीड रेल को फिर से पकड़कर एक बड़ा शहर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए बस काफी घोस्ट स्टोन चाहिए। नया कॉन्टिनेंट खोलना जरूरी है। जियांग बेई डिफेंस लाइन जल्द ही पूरी हो जाएगी। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद हाई स्पीड रेल आखिरकार होप आइलैंड पहुंच गई। जैसे ही वे आइलैंड से बाहर निकले, उन्होंने जमीन पर बंदर के सिर वाले कुत्तों का एक बड़ा झुंड करीने से सजा हुआ देखा। कई बंदर पास में ही आज्ञाकारी ढंग से बैठे थे। उनके चेहरे उम्मीद से भरे हुए थे। उन्हें देखकर वे उत्साहित लग रहे थे। साफ था कि उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया था, फिर भी थोड़े डरे हुए थे। लगातार अपना सिर खुजला रहे थे। बहुत बढ़िया, चेन फैन मुस्कुराया। ये आइलैंड के रहने वाले लोग बहुत अच्छे व्यवहार वाले थे। उसने हाथ हिलाया और वेई वेई, जो पास में जमीन पर लेटा था, एक एक करके चिकन लेग्स बांटने लगा। उसके मुंह में एक बड़ा जार था। झाओ शेंगपिंग ने कल रात ज्यादा खाना पकाने के लिए ओवर टाइम किया था। हर बंदर ने आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर बैठकर ध्यान से और उत्साह से चिकन लेग ले लिया। जल्द ही सैकड़ों बंदरों ने एक साथ चिकन लेग निगल लिया। फिर वेई वेई के कहने पर उन्होंने जमीन पर पड़े बंदर कुत्ते के आकार को अपने पीछे हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ा दिया। वेई वेई, अब हमारी बारी है। चेन फैन ने सब कुछ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने बगल में वेई वेई को देखा। वेई वेई गुर्राया और तुरंत बंदर उसके शरीर में घुस गए। अपनी दिशा ढूंढते हुए उन्होंने पानी के नीचे सुरंग खोदना जारी रखा। चेन फैन एक और हाई स्पीड ट्रेन में बैठा, पीछे पीछे आया और कॉपर पाइपलाइन बिछाता रहा। पाइपलाइन सीधे समुद्री इलाके की ओर इशारा करती है। कई हाई
हाई स्पीड ट्रेनें पहले से ही चल रही हैं जो पीछे की सुरंगों के जरिए बड़ी संख्या में बंदर जैसे सिर वाले कुत्तों को खुशहाल इलाके में ले जा रही हैं। इस बीच दूसरी तरफ इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की फ्रंट लाइन पर एक बड़े मैदान पर एक बहुत सीधी और कभी न खत्म होने वाली शहर की दीवार एक डिवाइडिंग लाइन की तरह मैदान को दो हिस्सों में बांटती है। दीवार के बाईं ओर बड़ी संख्या में इंसान लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं। हर किसी की त्वचा और घाव साफ दिख रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में भूत खून के तालाबों में मरे पड़े हैं। दीवार के दाईं ओर कई गेट खुले हैं और बड़ी संख्या में इंसान औजार लिए दीवार से निकलते हैं। जल्दी से भूतों की लाशों से भूतिया पत्थर खोदते हैं और भूत के अनाज जैसे काम के भूतिया सामान ले जाते हैं, जिसमें अनोखे खजाने इकट्ठा करना भी शामिल है। शहर की दीवार पूरे 30 मीटर ऊंची है, जो आसमान जैसी दिखती है। लगभग पार करना नामुमकिन है, लेकिन दीवार की सतह अब जख्मों से भरी हुई है। इसका असली रंग बहुत पहले ही धुंधला हो गया है। सिर्फ खून के रंग और एक गाढ़ा हरा लिक्विड दिख रहा है। दीवार पर अनगिनत लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ पिछली रात से दीवार के खराब हिस्सों को ठीक कर रहे हैं। कुछ बुर्जों की टूट फूट देख रहे थे, उनमें काफी घोस्ट स्टोन भर रहे थे। दूसरे नए बुर्ज बना रहे थे। लाखों लोग इस कभी न खत्म होने वाली शहर की दीवार पर ऐसे बिजी थे जैसे चींटियों का झुंड अपना घोंसला बना रहा हो। अरे एक अधेड़ उम्र का आदमी जो कवच पहने और जख्मों से भरा हुआ था, एक जवान आदमी के पास पहुंचते हुए हाँफ रहा था। जवान आदमी ने उसे बेचैनी से देखा। तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और दीवार ठीक करो। कल रात घोस्ट टाइड अचानक बहुत ज्यादा तेज हो गया था। आज रात पक्का और भी तेज हमला होगा। वह जवान आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन दीवार पर उकड़ू बैठा रहा। एक कोने को घूरता रहा जहां चींटियों ने चिपचिपे बलगम और रेत का इस्तेमाल करके एक सुरंग बनाई थी जो लाल चींटियां लग रही थी। ये सुरंगें आमतौर पर पेड़ों के तनों पर पाई जाती हैं, शहर की दीवारों पर बहुत कम। चींटियों की टोलियां शिकारियों से बचने के लिए ये सुरंगें बनाती हैं। अगले ही पल उस जवान आदमी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सुरंग पर जोर से दबाया। सुरंग का एक हिस्सा तुरंत टूट गया। उस जवान आदमी ने कुछ हैरान होकर कहा, मैं सोच रहा हूं कि क्या हमने जो डिफेंस लाइन बनाई है उसकी सच में कोई वैल्यू है? शायद इन चींटियों की बनाई सुरंगों की तरह वे खुद को कभी न टूटने वाला मानती हैं, लेकिन असल में वे जरा से छूने पर ही टूट जाती हैं। कवच पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। भौहें चढ़ाई। वह जानता था कि हाल की घटनाओं ने युवा आर्किटेक्ट को बहुत बड़ा झटका दिया है, लेकिन उसने सब्र से इंतजार किया। जल्द ही टूटी हुई सुरंग के दोनों तरफ से बहुत सारी चींटियां झुंड में निकल आईं और उसे ठीक करने लगीं। कुछ ही समय में टूटी हुई सुरंग पूरी तरह से ठीक हो गई। देखो, अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। अगर डिफेंस लाइन टूट भी जाए तो और लोग उसे ठीक करने आएंगे। हमारी डिफेंस लाइन को लाइन 7 कहते हैं, जो इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की सबसे जरूरी डिफेंस लाइन है। अभी घोस्ट टाइड की मेन फोर्स फ्रंट लाइन पर अटैक कर रही है। घोस्ट टाइड का सिर्फ एक हिस्सा ही हम तक पहुंचा है। हम पर ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, लेकिन हमें डटे रहना होगा। एक बार हमारी डिफेंस लाइन टूट गई तो हमारे पीछे एक सपाट मैदान होगा। अनगिनत फोर्स और आम लोग इस लेवल के घोस्ट टाइड को रोकने में नाकाम हो जाएंगे। इसकी वजह से अनगिनत लोग मर जाएंगे। मुझे यह पता था। वह जवान आर्किटेक्ट खड़ा हुआ और शहर की दीवार के किनारे पर खड़ा हो गया। कई किलोमीटर दूर कोस्टलाइन को देखते हुए उसने धीरे से कहा, बेशक मुझे पता है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइन 7 ने उनकी सेफ्टी की। लाइन 7 के बिना यहाँ ग्वांडोंग प्लेन पर हर कोई मर चुका होता। उन्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन वे क्यों नहीं है? वे कुछ घोस्ट स्टोन्स देने को भी तैयार क्यों नहीं है? वह अधेड़ उम्र का आदमी झिझका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये बैटल लाइन इटर्नल नाइट पैलेस ने बनाई थी। बैटल लाइन को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले घोस्ट स्टोन्स को भी इटर्नल नाइट पैलेस ने मंजूरी दी थी। इटर्नल नाइट पैलेस कोई ग्रुप नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी ग्रुप इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकता है। ये इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की सबसे मजबूत ताकतों ने मिलकर बनाया है। बहुत सारे ग्रुप्स के शामिल होने से भूतों के हमले को रोकने के लिए इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर कई डिफेंस लाइन बनाने के लिए सारे रिसोर्स एक जगह लगा दिए गए हैं। बहुत से लोग सिर्फ ये जानते हैं कि जब इटर्नल नाइट आएगी तो भूत दिखाई देंगे। उन्हें ये नहीं पता कि इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के अंदर दिखाई देने वाले भूत तो बस छोटे मोटे जीव हैं। सच में डरावने भूत समुद्र में हैं, जो लगातार मेनलैंड पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सभी भूतों को इटर्नल नाइट पैलेस ने तैनात किया है। मेन डिफेंस लाइन के बाहर ब्लॉक की गई निचली डिफेंस लाइन, अगर डिफेंस लाइन में से कोई भी गिरती है तो नतीजा बहुत बुरा होगा। अधेड़ उम्र का आदमी काफी देर तक चुप रहा और फिर भारी आवाज में बोला, असल में इटर्नल नाइट की फ्रंट लाइन पर हालात अच्छे नहीं हैं। कई भूतों ने अपने स्पिरिट मशरूम खोल दिए हैं, जिनसे निपटना बहुत मुश्किल हो गया है। कई डिफेंसिव लाइनें पहले ही गिर चुकी हैं। इटर्नल नाइट पैलेस ने टूटी हुई लाइनों के पीछे टेम्पररी डिफेंसिव लाइनें बनाने, बाहर भूतों के घोंसलों को फिर से ब्लॉक करने में बहुत सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन इससे बहुत सारी जमीन चली गई है और कई लोग मारे गए हैं। नुकसान बहुत ज्यादा है। इटर्नल नाइट पैलेस अब इन समस्याओं को हल करने में हमारी मदद के लिए किसी को नहीं भेज सकता। भेजे गए घोस्ट स्टोन भी सिर्फ इमरजेंसी सप्लाई हैं। हमने पहले ही लोगों को पीछे के ग्वांडोंग प्लेन में अलग अलग बड़ी ताकतों से घोस्ट स्टोन इकट्ठा करने के लिए भेज दिया है। हालांकि नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं। हमने कुछ इकट्ठा किए हैं। अगर इटर्नल नाइट पैलेस लोगों को भेज पाता तो इतनी परेशानी नहीं होती। घोस्ट स्टोन सौंप दो, चाहे जियो या मरो। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट खत्म होने के संकट का सामना कर रहा है। कोई भी नैतिकता और नेकी की बात नहीं करेगा। वे भी करना चाहते हैं यह, लेकिन जाहिर है कि उनके पास ताकत नहीं है। वे सिर्फ इस डिफेंसिव लाइन की रखवाली और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इस डिफेंसिव लाइन
की सभी बिल्डिंग्स तक उसकी पहुंच थी, लेकिन साफ है कि वह उन फोर्सेस के इलाकों में जाकर उनका सीधा सामना नहीं कर सकता था। वह जवान आदमी कुछ नहीं बोला, बस समुद्र की ओर देखता रहा। अगर कोई जंगल आसमानी आग की चपेट में आ जाए तो उसे बुझाने का सबसे अच्छा तरीका था कि आग से प्रभावित इलाके के बाहर के सभी पेड़ों को काट दिया जाए ताकि वह हवा के साथ न फैल सके। अगर डिफेंसिव लाइन टूट जाती तो इमरजेंसी उपाय वही होता और पीछे एक टेम्पररी डिफेंसिव लाइन बनाना। बेशक इसका खर्च बहुत ज्यादा होता और पुरानी या टेम्पररी डिफेंसिव लाइंस के अंदर लगभग कोई भी नहीं बचता। उन फोर्सेस के मेन बेस आर्म कॉन्टिनेंटल घोस्ट नेस्ट्स के खिलाफ काफी थे, लेकिन समुद्र तल से गिरे घोस्ट नेस्ट्स के खिलाफ ये मजाकिया था। उनके नीचे की दीवारें लेवल 6 की दीवारें थीं। 97 किलोमीटर तक फैली लेवल 6 की दीवार भी गिर सकती थी। वे फोर्सेस इसे बचाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकती थीं? हाल के सालों में ज्यादा से ज्यादा नोड्स फेल हो गए थे और इटर्नल नाइट पैलेस को ज्यादा से ज्यादा डिफेंसिव लाइनें बनाने की जरूरत थी जो पहले से ही लिमिटेड थीं और अब और टिक नहीं सकती थीं। अधेड़ उम्र का आदमी युवा आर्किटेक्ट की हिम्मत बढ़ाना और उसका हौसला बढ़ाना चाहता था, लेकिन बोलते बोलते वह थक गया। दीवार से टिककर उसने समुद्र की तरफ देखा। उसे और पता था कि इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट शायद इस इटर्नल नाइट से बच ना पाए। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट एक अकेला पूरा कॉन्टिनेंट था। उसे इसका सही आकार नहीं पता था, लेकिन यह पक्का चौकोर नहीं था। यह समुद्र से घिरा हुआ था। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के बीच में एक बड़ी लाइन थी। चलिए इसे ग्रेट एरे हॉर्स कहते हैं। उसे इसकी खास बातें नहीं पता थी। ऐसी सीक्रेट जानकारी उसकी पहुंच से बाहर थी। उसे बस इतना पता था कि यह लाइन इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट को समुद्र में भूतिया धुंध से बचाती थी। लेकिन हाल के सालों में लाइन के ज्यादा से ज्यादा नोड्स फेल हो गए थे। इसका मतलब था कि भूतिया धुंध इन फेल नोड्स से होकर गुजर सकती थी। इटर्नल नाइट पैलेस फेल नोड्स पर डिफेंसिव लाइनें बनाने के लिए जिम्मेदार था ताकि भूतिया धुंध को बाहर रखा जा सके। अगर कोई डिफेंसिव लाइन गिर जाती तो इसका मतलब था कि इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पीछे की तरफ एक नई डिफेंसिव लाइन जो पहले वाली से कई गुना लंबी हो जल्दी से बनानी होगी ताकि दोनों तरफ के हिस्सों को जोड़कर इस खोए हुए इलाके को अलग किया जा सके। इसका खर्च बहुत ज्यादा होगा। सामने की कई डिफेंसिव लाइनें पहले ही टूट चुकी हैं। एक बार जब कुछ लाइनें टूट जाती हैं और इटर्नल नाइट पैलेस के पास उन्हें फिर से भरने के लिए रिसोर्स कम पड़ जाते हैं तो ज़ॉम्बी और भूतों की कभी ना खत्म होने वाली बाट जो इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट में भर जाएगी इस दरार से अंदर आ जाएगी, जिससे दूसरी डिफेंसिव लाइनें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, उस जवान आदमी को अचानक कुछ याद आया और उसने फुसफुसाया, जियांगबेई डिफेंसिव लाइन का क्या वह आदमी बहुत पहले नहीं चला गया? क्या वहां का डिफेंस फिर से भर गया है? नहीं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने जाने से पहले जो औंदरा छोड़ा था वह कई सालों तक वहां की भूतिया धुंध को दबाने के लिए काफी है। यह लगभग 4 साल में खत्म हो जाएगी। उससे पहले वह इलाका नहीं गिरेगा। उस व्यक्ति को अकेले उसकी रक्षा करने के लिए 2 वजहों से भेजा गया था। पहला, क्योंकि उस व्यक्ति की उम्र खत्म हो रही थी, इसलिए उसे अकेले जियांगबेई डिफेंस लाइन की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। इस तरह वह डिफेंस को लंबा करने के लिए स्वर्ग के सभी आशीर्वाद पा सकता था। दूसरा, जियांगबेई में पानी के नीचे का भूतिया कोहरा खास खतरनाक नहीं था। एक व्यक्ति ही काफी था। कहा जाता है कि इटर्नल नाइट पैलेस ने 4 साल इंतजार करने का प्लान बनाया था। अगर वह व्यक्ति 4 साल के अंदर वापस नहीं आता तो वे जियांगबेई डिफेंस लाइन को फिर से बनाने और कमी को पूरा करने के लिए लोगों को जियांगबेई भेजेंगे। लेकिन अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए झिझका, फिर गहरी सांस ली और बोला, अगर इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं हुआ होता और बचे हुए इंसानों से तुरंत उनकी नस्लीय पहचान छीनी नहीं गई होती और वे अपनी सारी काबिलियत नहीं खो चुके होते, तो इटर्नल नाइट पैलेस पहले ही अपने सारे रिसोर्स इस्तेमाल करके एक बहुत हाई सेफ्टी फैक्टर वाला छोटा शहर बना चुका होता। उन्हें इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की कोई परवाह नहीं होती और किसी को हमारी जान की परवाह नहीं होती। जवान आदमी अचानक हंस पड़ा। अगर हम डिफेंस लाइन की रक्षा करते हैं तो स्वर्ग हमें काबिल समझेगा और हमें आशीर्वाद देगा, लेकिन स्वर्ग तुरंत हमारी नस्लीय पहचान को भी नकार देगा। लेकिन अगर हम लाइन हार गए, घोस्ट क्लैन की नस्लीय पहचान को मानना ये किस तरह का हेवनली डाव है? क्या यह सिर्फ लड़ाई के लिए मजबूर करना नहीं है? अधेड़ उम्र के आदमी के होंठ फड़के। उसने ऊपर काले बादलों को देखा। उसे बिजली गिरने का डर था। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, स्वर्गीय दांव इंसानों से अलग है। उसे खुद का कोई अवेयरनेस नहीं है। स्वर्गिक दांव ने बस इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के हमले को महसूस किया और अपने आप अपना बचाव किया। कहा जाता है कि कोर एरे स्वर्गिक दांव का तरीका है और हर बार जब इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के किसी इलाके पर हमला होता है तो स्वर्गिक दांव की ताकत कम हो जाएगी, जिससे और ज्यादा गैप बनेंगे जब तक कि इंसानियत खत्म न हो जाए। फिर इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट का स्वर्गिक दांव खत्म हो जाएगा। एक नया स्वर्गिक दांव पैदा होगा। ये नया स्वर्गिक दांव घोस्ट क्लैन की रेशियल आइडेंटिटी को मानता है जो उन भूतों को चाहिए था। ये लड़ाई के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट का स्वर्गिक दांव तब तक हमारा साथ देगा जब तक कि इलाके का आखिरी टुकड़ा हाथ से निकल न जाए, जब तक कि हम इंसानियत के साथ लड़ते हुए मर न जाएं। तभी कवच पहने एक सैनिक तेजी से दौड़ा। उसने दोनों आदमियों से फुसफुसाकर कहा, स्वर्गीय गुरु, ग्वांडोंग मैदान की सबसे बड़ी ताकत फेंगेटियन टावर वीरान है। जब हमने उन्हें देखा तो वे सब भाग गए थे, बस कुछ बाहरी चेले ही रह गए थे। कमाल है, वह जवान आदमी थोड़ा गुस्से में जोर से हंसा। वे कहां गए? फेंगेटियन टावर इतने सालों से चला आ रहा है, इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और अब वे उन्हें ऐसे ही छोड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वे एक भी घोस्ट स्टोन नहीं छोड़ना चाहते? नहीं। अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए सोचने लगा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। इसका मतलब था कि उन्होंने शायद कुछ अफवाहें सुनी होंगी। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो इटर्नल नाइट पैलेस को लोगों को भेजना चाहिए। फेंगेटियन टावर जो
सबसे पहले चार्ज लीड करेगा, पक्का घोस्ट स्टोन्स देने को तैयार नहीं है, उससे उन सभी फोर्स को हटा दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि हमें अगले कुछ समय तक घोस्ट स्टोन्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल एक बड़ा उड़ने वाला जहाज तेजी से शहर की दीवार के पास आया, जो दीवार की ऊंचाई पर हवा में मंडरा रहा था। उड़ने वाले जहाज में 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के तोप के गोले थे। काली पैंट और बिना शर्ट वाला एक आदमी उदास चेहरे के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ा। उसने अपने कपड़ों से एक टोकन निकाला और भारी आवाज में कहा, इटर्नल नाइट पैलेस, यानी मुझे उन फोर्स के पास ले चलो जो घोस्ट स्टोन्स देने को तैयार नहीं है। उस आदमी के चेहरे से बहुत ज्यादा हिंसक माहौल निकल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह बहुत समय से सोया ना हो। उसके शब्द डरावने थे और हर हरकत एक ही मैसेज दे रही थी, हमें आज कुछ लोगों को मारना है। दोस्तों, आप सभी हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे जरूरी है नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करना, तभी तो आप सभी के पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि वहां पर फेक गुरु और द मंकी किंग वाली सीरीज चल रही है, जाकर उसे भी एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट किए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।